पावर इन एन एसी सर्किट। एसी में कौन सर्किट लिया मैंने? एलसीआर, सबसे मजबूत सर्किट लिया हमने, कोई फर्जी सर्किट नहीं लिया। तो पावर निकालनी है किस में? एसी सर्किट में, वो भी एलसीआर में, ठीक है ना। तो आपको एक चाहिए एल, फिर चाहिए सी और फिर चाहिए आर। एल, सी और आर सर्किट है एसी वाला, एसी सोर्स लगी है। इसमें कितनी पावर होगी सर्किट में, हमको वो फाइंड करनी है, ठीक है जी बाबू जी। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। देखो जी पावर होती क्या एक्चुअल में, द रेट एट विच, वो रेट जिस रेट से एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होती है किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे ही बोलते हैं उसकी पावर। समझे कि नहीं समझे? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इज कॉल्ड इट्स पावर। पक्का ना? देखो वैसे दूसरी डेफिनेशन तुमको आसानी से बताऊं, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क ही होती है एनर्जी अपॉन, वर्क ही होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो कह दूं एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? और पर यूनिट टाइम को बोलते हैं रेट। समझ में आया ना? तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है भाई। जैसे मान लो मैं एक इंडक्शन नहीं, मैं एक वो लेकर आया मिक्सर, वो मैंने देखा ऑप्शन, वो वहाँ 50 वोट का भी था, वहाँ 750 वोट का था और 1000 वोट का था, ठीक है ना। तो अब ये बताओ 1000 वोट का लगभग उसकी कीमत ज़्यादा थी, इसकी कीमत मीडियम थी, इसकी कीमत सबसे कम थी। अब घर के लिए ये बिल्कुल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ये घर में के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी पीस लो। ये ऐसा हो चाहे तुम पत्थर पीस लो इसमें, ये इस तरह का होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1000 वोट का ले लें जी, तुम्हारे पापा से कहो, तो वो कहेंगे दिमाग में कमी आ गई तुम्हारे, 1000 वोट बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। समझ में आ गई ना बात तुमको? क्योंकि कारण पावर कंज्यूम, एनर्जी बहुत कंज्यूम करेगा। जो जितने ज़्यादा वोट का सामान होता है वो एनर्जी कंज्यूम उतनी ज़्यादा करता है। समझ में आ गया ना? तुम्हारे घर में हीटर नहीं चलते होंगे, ये चलते होंगे तुम अमीर आदमी हो, है ना? समझ गया ना मेरी बात? हीटर इसलिए नहीं चलता, जो आते हैं ना वो हीटर नहीं आते इलेक्ट्रिसिटी वाले, हाँ रूम हीटर जो होता है वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि भाई वो लगभग 2000 वोट का होगा। अब 2000 वोट में बीपी लो हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि 2000 वोट भाई मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो आप बोलोगे जो जितनी ज़्यादा पावर का होता है वो उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, सीधी सी बात ये है। समझ में आ गया ना? तो पावर का मतलब ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम, कम पावर मतलब कम एनर्जी कंज्यूम, ठीक है ना। तुम्हारे घर में जितने भी आइटम है, एलईडी 100 वाट के बल्ब तुमने देखे हैं? तुमने पीले वाले कहीं जलते हुए जो 100 वाट के पहले गाँव में चलते थे? नहीं जलते, अब नहीं जलते ना। अब क्यों नहीं जलते? ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि 100 वाट तो ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा एनर्जी। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, डेफिनेशन रिलेट करके दिखा रहा था और कुछ नहीं था। इन अ डीसी सर्किट पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हम ये बात जानते हैं, बी बराबर होता है W/T, लेकिन हम बात कर रहे हैं चार्ज के मामले में। चार्ज ही चल रहा सब कुछ, वही वी W बराबर होता है Q/V। नहीं समझे? अरे V बराबर तो ठीक है ना, ये हो गया। तो R अपॉन में हो गया टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, तो P बराबर कितना होता है? ये बात समझ में आ गया ना? तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बट इन एसी, तो क्या डीसी की बात, एसी में क्या होगा? एसी में जो होता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होते एसी में। हाँ, दोबारा सोचो, एसी जो होता है उसमें वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में नहीं होते, अलग अलग फेज में होते हैं, कोई आगे कोई पीछे। तो कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट साइनोसोडल होते हैं ना, कैसे कि V बराबर हो गया आपका V0 sin ω t, और I बराबर हो गया I0 sin ω t। तो ये तो हो गया सेम फेज में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है -5, ऐसा भी तो हो सकता है +5, ऐसा भी तो हो सकता है +π/2, ऐसा भी तो हो सकता है -π/2। समझ गए ना? ऐसा भी हो सकता है सेम फेज में और ऐसा भी हो सकता है सेम फेज में ना हो। समझ में आई ना बात? तो कह रहा है इन एसी सर्किट की बात की जाए तो वोल्टेज एंड करंट वेरी साइनोसोडली चेंज होते हैं। साइनोसोडली साइन के हिसाब से चेंज होते हैं, साइन आ रहा ना। तो कह रहा है विद टाइम के साथ साथ, एंड आर नॉट इन फेज, और सेम फेज में भी नहीं होते, फेज में भी नहीं होते। सो फॉर एसी सर्किट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। दोबारा सुनो, डीसी के लिए पावर क्या है? P बराबर VI, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एसी के लिए बात करूं तो V जो होगा ना ये इंस्टेंटेनियस होगा और इंटू आई भी इंस्टेंटेनियस होगा। आप मेरी बात नहीं समझे? V कौन सा आएगा? V बराबर होगा V0 sin ω t और इंटू आई बराबर I0 sin ω t, जो भी होगा -5 या
+5। आप मेरी बात समझ गए ना, -5 या +5। तो ये होगा किसका, AC का। ओके, AC वाले में वोल्टेज भी AC की लोगे, पावर करंट भी AC का लोगे। तो AC की पावर कितनी होगी, आपने बोला V इंस्टेंटेनियस इंटू I इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पता ना आपको? इंस्टेंटेनियस फिर इसमें इसलिए तो लेंगे ना क्योंकि वो चेंज होता रहता है। हाँ बिल्कुल चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो उस इंस्टेंट पे कितनी पावर, ओके। लेकिन DC में तो चेंज नहीं होता, तो DC वाला होगा डायरेक्ट VI, ठीक है ना। ये DC के लिए, और AC के लिए इंस्टेंटेनियस वाला। तो इसने कहा पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। चलो जी ठीक है। तो मान लो वोल्टेज ऐसे किसी इंस्टेंट पे E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी होगी, कोई दिक्कत तो ना बेटा इस बात में। और I बराबर कितना हो गया, I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, पक्का। तो ये दोनों सेम अलग अलग फेज में ले लिए मैंने, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो ठीक है। अब V बराबर कितना होगा, P बराबर, आप बोलोगे P बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। E कितना, आपने बोला E नोट साइन ओमेगा टी। I कितना, I नोट साइन ओमेगा टी। दोनों को यहाँ पुट कर दिया, तो P बराबर EI, ये यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। समझ में आ गई ना बात तुमको। तो दोनों के मल्टीप्लाई E नोट I नोट एक साथ ले लिए, दोनों एक साथ ले लिए, तो एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 ऐसा क्यों करा, सुनो मेरी बात। आपने ऐसा कुछ देखा, साइन थीटा और साइन फाई, साइन थीटा और साइन फाई एक साथ, 2 साइन थीटा साइन फाई का फॉर्मूला होता है ना कुछ, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए, हाँ हाँ सॉरी ए बी कह दो, चलो ए बी है, ये ज़्यादा आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला देखा है ना तुमने, हाँ। तो अब मैं तुमसे कहूँ ये साइन ए बी है, साइन बी बी है, पर 2 नहीं है। तो आप एक काम करो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो डिवाइड, ठीक है ना। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन एक बात जानते हो आप, 2 से जब आपने कर दिया डिवाइड, तो ये 2 ही है, मेरी निगाह से देखो इसको, है ना। तो आपने √2 क्यों करा, क्योंकि E नोट अपॉन √2 और I नोट अपॉन √2, समझे कि नहीं समझे। ये तो बनेगा ERMS और ये बनेगा IRMS, ठीक है भाई। तो एज वी नो दैट 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, आपने बोला कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री लग गई। 2 साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। चलो जी, तो अब क्या आएगा, आपने बोला ये E नोट अपॉन √2 है, ये E नोट अपॉन I नोट अपॉन √2 है, तो ERMS IRMS, ये इसकी जगह आएगा ये कोस ए की जगह कौन है, ओमेगा टी, और B की जगह ओमेगा टी माइनस 5। तो भाई साहब ये हो जाएगा A माइनस बी माइनस कोस A प्लस बी। ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, पर ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी, तो ये तो हो गया 2 ओमेगा टी माइनस 5, और ये ओमेगा टी से ओमेगा टी जगह बचा 5। समझ में आया नहीं आया, तो कोस 5 माइनस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। अब ये ERMS IRMS था ही, तो ERMS IRMS हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, कर दिया आपने अंदर मल्टीप्लाई। जब आपने अंदर मल्टीप्लाई की इसमें और उसमें, तो ये हो गया ERMS, ठीक है, और ये हो गया इतना। अब आप बोलोगे सुनो भाई, ये टाइम पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0, तो इट मीन्स ये कभी ना कभी तो एक कंप्लीट साइकिल में, पर साइकिल में कितनी हो जाएगी, 0। तो सिर्फ बचेगा कौन, आप बोलोगे ये, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट है, समझे कि नहीं समझे। तो साइकिल 100 बार 1000 1,00,000 बार पूरी हो जाए, लेकिन पावर कितनी आएगी, इतनी, क्योंकि टाइम पे डिपेंड। समझ में आ गई बात तुमको। तो अब से तुम्हारे लिए पी एवरेज बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे ERMS IRMS कोस 5। दोबारा सुनो, ये P जो आया ये AC के लिए आया। भाई ये गेट बंद कर दे वरना पिट जाएगी मेरे से, इसका भौंकना ही बंद नहीं होता पूरे दिन। तो PAC बराबर कितना आ गया, ERMS इंटू IRMS इंटू कोस 5, ठीक है पक्का। तो ये AC के लिए आया है ना, तो DC के लिए आएगा। आप बोलोगे PDC बराबर होगा PDC E इंटू I, बस बात खत्म, या VI। उसमें RMS नहीं होता, समझे नहीं समझे। अरे DC में कहाँ है का RMS, कहाँ है का DC, तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो ये DC के लिए PDC के लिए सिर्फ डायरेक्ट VI कह दो या EI कह दो। इसमें ERMS इंटू कोस 5 भी आता है, यहाँ कोई कोस 5 नहीं आता। समझ में आ गई बात तुमको। तो अगर तुम्हें कहीं दिखे P बराबर EI, तो AC DC आपने बोला सुनो, और आपने बोला P बराबर EI कोस 5, तो आप बोलोगे ये तो हो गया AC और ये हो गया, समझ में आ गई बात तुम। ये जो आप बता रहे थे फेज डिफरेंस, हाँ, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E और I, ठीक है ना, समझ गए ना। आपने कहा मैं तो नहीं मानता, आजा कैसे नहीं मानता, पीछे आ जरा। ये जो हमने लिया था कितना फेज डिफरेंस था, ये ओमेगा टी पर था, ये ओमेगा टी माइनस 5 पे था। समझ में आ गई बात तुमको, पक्का ना। अगर ये π/2 होता तो वहाँ कितना आता, समझ में आ गया। चलो तो ठीक है भाई। अब उसके बाद तुमसे कहता हूँ क्या, चलो जी ये आपने निकाल लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने तुमको कल ही सिखाया था, एक आज ही सिखाया था शायद, LCR सिखाया था ना।
LCR है, मैंने तुमको tan phi सिखाया था, कल सिखाया था। tan phi बराबर कितना, XL माइनस XC अपॉन R 1, और cos phi बराबर होता था R अपॉन Z इम्पीडेंस ट्राइंगल से, ठीक है ना। तो P एवरेज बराबर कितना आ गया, ERMS IRMS अपॉन cos phi की जगह R बाई Z, ठीक है ना। ये टाइम डिपेंडेंट है कौन, ERMS IRMS cos ओमेगा t ये वाला, ये टाइम डिपेंडेंट है ना। तो इसलिए कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0। समझ में आ गई ना बात तुमको। चलो जी ठीक है, अब इसके स्पेशल केस देख लो। स्पेशल केस की बात ऐसी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वो सॉरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आपने पता क्या करा, आपने एवरेज निकाल लिया, किसके लिए, LCR के लिए। कितना आया, इतना आया, है ना। अब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो जी भाई, मान लो इस फाई को मैं 0 कर दूं, फाई को कितना कर दूं, 0, तो बताओ सर्किट कैसा होगा। फाई को 0 कर दो, वो हो जाएगा प्योर रजिस्टिव। कुछ है ही ना, नहीं समझे। फेज डिफरेंस कब होता है 0, जब रजिस्टेंस हो, सिर्फ रजिस्टेंस हो, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ पावर ऑफ अ प्योर रजिस्टिव सर्किट, समझ में आ गया ना। प्योर रजिस्टिव सर्किट की पावर क्या होगी, तो आपने बोला प्योर रजिस्टिव सर्किट में तो फाई बराबर 0 होता है, तो P एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, आपने बोला ERMS cos 0, और cos 0 होता है 1, तो P एवरेज बराबर आएगा कितना, आप बोलोगे ERMS इंटू IRMS। और IRMS बराबर कितना होता है, आपने बोला ERMS अपॉन के R, हाँ ना, अरे भैया I बराबर E बाई R, तो ये होगा ERMS का स्क्वायर बाई R, तो क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है ना, पक्का। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर आई, क्यों आई मैक्सिमम समझ में आएगा। तुमको पता ही नहीं चलेगा जब तक तुम किसी मिनिमम को ना देख लो ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये मैक्सिमम था। जब तुम अपने से नीचे नहीं देख लेते तुम्हें पता नहीं चलता हम कितने सही हैं। किसी गरीब को देखते हो ना, तब लगता है यार कम से कम हमारा मतलब कपड़े तो नहीं फट रहे, समझे नहीं समझे, कम से कम सही हालत में तो हैं। तो अभी इनसे गरीब दिखाऊंगा, बिल्कुल मैक्सिमम पावर है। अब तुम्हें गरीब दिखाता हूँ, आ जाओ। पावर ऑफ अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव मतलब एल में फाई कितना होता है, L में फाई होता है, उसमें पाई बाई 2 है ना भाई साहब। इंडक्टर में E और I के बीच में एंगल पाई बाई 2 होता है, क्योंकि E लीड करता है, I लैग करता है, तो कितना पाई बाई 2, समझ में आया ना। तो भाई साहब फाई कितना हो गया, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब 0, तो एवरेज पावर कितनी, 9 पावर डिसिपेशन। समझ में आ गई ना बात तुमको। तो लगाना मैक्सिमम था पावर डिसिपेशन यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 मिनिमम, है ना, 0 हुआ ना। प्योर कैपेसिटिव, कैपेसिटिव मतलब फाई बराबर पाई बाई 2, समझ में आया ना यार, क्योंकि इसमें वोल्टेज रहती है पीछे, करंट आता है आगे, VC, है ना। तो फाई बराबर 0, तो कोस फाई बाई 2, समझ में आया ना। तो पावर ऑफ LCR सर्किट, LCR सर्किट में, इन LCR सर्किट फाई कितना होता है, आपने बोला मेरी बात सुनो, LCR सर्किट में फाई 0 नहीं होता, फाई कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, समझे कि नहीं समझे। तो आपने बोला ठीक है, तो इतनी पावर डिसिपेटेड होती है, P बराबर ERMS cos फाई, समझ में आया नहीं आया। तो पूछता हूँ रजिस्टर में, रजिस्टेंस में, तो आपने बोला ERMS IRMS, रजिस्टर में है ना वो, हाँ सही है। स्क्वायर वाला भी कर सकते हो आप, ERMS अपॉन R। P बराबर कैपेसिटर में 0, इंडक्टर में 0, ये C में और ये L में। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ LCR में, तो आपने बोला LCR का तो बेसिक फॉर्मूला ये वाला रहेगा, ठीक है भाई। हाँ, रेजोनेंस कंडीशन में देखते हैं पावर डिसिपेशन। आपने बोला XL बराबर Z बराबर सर्किट बिहेव एज अ प्योर रजिस्टिव, तो सर्किट बिकम अ प्योर रजिस्टिव। सो फाई बराबर 0 ना हो जाएगा, है ना। तो P एवरेज बराबर आ जाएगा कोस फाई की जगह 0 मैक्सिमम। तो आपसे पूछता हूँ मैं फिर से, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, तो पावर डिसिपेशन कब होता है मैक्सिमम, आपने बोला जब सर्किट कैसे बिहेव करे, प्योर रजिस्टिव। और ऐसा कब करता है, रेजोनेंस कंडीशन में, जब XL बराबर क्या होता है XC, या VL बराबर क्या होता है VC। समझ में आ गया ना, पक्का। चलो तो अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, आप ये बताओ मुझे, क्या जब रजिस्टर था, सॉरी जब इंडक्टर के अक्रॉस गया कोई वोल्टेज या AC करंट लगाया आपने AC सोर्स, तो पावर कितनी आई इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर 0, और कैपेसिटर के अक्रॉस 0। अब आप मुझे एक बात बताना, क्या इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं थी, करंट नहीं था, करंट भी था, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी थी, करंट भी था, तो पावर फिर भी 0 क्यों आई। आप बोलोगे क्योंकि फाई जो था वो पाई बाई 2 था, तो वोल्टेज और करंट से पावर नहीं बनी, कोई और भी तीसरा फैक्टर है जिस पे पावर डिपेंड करती है, समझे कि नहीं समझे। तो उसे ही बोलते हैं पावर
फैक्टर, और वो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। ये ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में फेज डिफरेंस 90 इसलिए 0 हो गया। हाँ, वही फेज तो है। डिफरेंस कुछ नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल सेम बात है, सही बात है कि जब जिसके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा पावर मैक्सिमम होगी। फेज डिफरेंस होता है फाई, इसका मतलब कोई तीसरा फैक्टर भी है, आपने बोला एंगल है, और एंगल में क्या है, कोस फाई, ठीक है ना। तो कोस फाई इज द पावर फैक्टर। तो ये जो कोस फाई है कि क्या हो गया, पावर फैक्टर। ERMS तुमको पता है क्या है, IRMS तुमको पता है, लेकिन ये कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर। और कोस फाई बराबर आ गया P एवरेज अपॉन ERMS। कोई दिक्कत तो ना, पक्का। तो आप बोलोगे द रेशियो ऑफ द एवरेज पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ ERMS एंड IRMS इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कोई नहीं पूछने वाला तुमसे डेफिनेशन, तुमसे क्या पूछेगा, पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। आप बोलोगे कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और कोस की मिनिमम वैल्यू होती है 0। समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। बताओ पावर फैक्टर मैक्सिमम किस सर्किट में होता है। आपने बोला पावर फैक्टर मतलब P एवरेज बराबर होता है ERMS IRMS इंटू कोस फाई 1। ये किस में होती है, प्योर रजिस्टर, रजिस्टर में। ठीक है ना। मिनिमम किस में होता है, आपने बोला C और L में, 0 0। समझ में आ गई ना बात तुमको। तो बताओ L सर्किट में, जो इंडक्टर वाला सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसमें पावर फैक्टर कितना होता है, 0। समझ में आ गया ना। बताओ जो C सर्किट है उसमें पावर फैक्टर कितना होता है, 0। समझ में आ गई बात, नहीं आई बेटा, पक्का समझ में आ गई ना। चलो जी ठीक है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन के, चलो एवरेज पावर अपॉन इतनी एपरेंट पावर, ठीक है भाई साहब। अच्छा ये ट्रू पावर का है, ट्रू पावर क्या है, जो एवरेज पावर है वही सच है। तुम्हें लगता है ना कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, गलत है। AC के मामले में पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ VI एंड कोस फाई, दिस इज द ट्रू पावर, ये ट्रू पावर है। तो V और I क्या है, आप बोलोगे लगता है ये एपरेंट पावर है। क्या पावर बराबर VI होता है सच में, आप बोलोगे AC में नहीं होता, पावर बराबर होता है VI कोस फाई। तो ये एवरेज पावर होती है, इसे क्या बोलते हैं, VI कोस फाई को एवरेज पावर। तो ये सच वाली, सच में जो पावर आई वो है, पर लगता क्या है जैसे ये होती होगी, तो ये एपरेंट पावर है। AC के लिए ही तो है, पर ये AC की तो चैप्टर भी तो AC चल रहा है, ठीक है। DC के लिए मैंने बता रहे थे ना, VI। नहीं DC के लिए एपरेंट और रियल सब सेम होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि वे सेम फेज में होते हैं ना, कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो ट्रू पावर अपॉन, ये कोई नहीं पूछने वाला वैसे तुमसे, ओके। तो पावर फैक्टर 4, ये नोट की बात है भाई, नोट की बातें जरूर चाहिए, नोट भी चाहिए, नोट की बातें भी चाहिए। प्योर R, प्योर R में क्या, फाई बराबर 0, प्योर L में फाई बराबर पाई बाई 2, कोस फाई 1। तो समझ में आया ना, पावर फैक्टर मिनिमम, पावर फैक्टर मिनिमम, पावर फैक्टर मैक्सिमम। फॉर LCR सर्किट आपने बोला कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस जरूर होगा, है ना। तो VROI के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया, फाई। तो tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R, इंपिडेंस ट्राइंगल, कोस फाई बराबर R बाई जेड, ये माइनस ना है वैसे कुछ गड़बड़ हो रही, ठीक है ना, R बाई जेड। और जेड की वैल्यू आप सब लोग जानते हो, XL माइनस XC अपॉन R, अरे R हो ही गया, ठीक है ना। चलो जी ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वोटलेस करंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बात भी नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। कभी और बात करेंगे इसके बारे में जब तुम्हें कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी। आप फिलहाल अपने सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं। चलो जी, एवरेज पावर डिसिपेटेड एसोसिएटेड विद रजिस्टर, प्योर रजिस्टिव सर्किट में भाई साहब एवरेज पावर कितनी होती है, आप बोलोगे मैक्सिमम होती है। कितनी होती है बताओ जरा। तो आप बोलोगे P बराबर ERMS इंटू IRMS कोस 0, आया ना, कोस 0, बस अभी तो यहाँ तक ये ना, कोस 0। तो P एवरेज बराबर आया ERMS इंटू IRMS। IRMS बराबर क्या होता है, आपने बोला IRMS बराबर होता है ERMS अपॉन R। और जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो P एवरेज बराबर कितना आएगा, ERMS का स्क्वायर अपॉन, वाले मुझे ये याद रह रही है, ऊपर वाली तो याद ही नहीं रह रही। ऊपर वाला तो बेसिक है, वो तो याद रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो ये होगी पावर एसोसिएट विद द रजिस्टर, कि इतनी प्योर रजिस्टिव सर्किट से पावर एसोसिएट होती है, ठीक है ना। ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका, क्योंकि हमारे पास ये था, ये हमने कहाँ से सीखा, LCR से सीखा, है ना। LCR सर्किट में आप फेज डिफरेंस को रखते रहो, वही सर्किट आता रहेगा, ओके। तो एसोसिएटेड पावर विद रजिस्टर, वैसे तुम्हें बताऊं मैं, इस डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, बताऊं क्यों, हाँ पहले हुए नहीं, हमने किसी दूसरे तरीके से निकाल दिया, अच्छा समझे। अब ये बता चल तो मुझे एक बात, रजिस्टर में, प्योर रजिस्टर में E बराबर कितना होता है, आपने बोला E बराबर सब में यही होता है, पर ये बताओ इसमें I की इक्वेशन क्या आती है, ये भी यही आती है। हाँ, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं। और हम जानते हैं पावर बराबर होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड द इंस्टेंटेनियस करंट, हाँ है ना। तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। हमें किस में चाहिए, प्योर रजिस्टर में चाहिए। तो भाई साहब इन दोनों का प्रोडक्ट ना कर देंगे, इसका और इसका प्रोडक्ट कर देंगे, आ जाएगा। तो आपने बोला ठीक है, तो आप बोलोगे V बराबर कितना होता है, इतना, I इतना, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पावर आएगी। लेकिन एक बात बताओ, मैंने थोड़ा नए तरीके से, अलग तरीके से कर रखा है यहाँ। ये बताओ पावर, अब सॉरी
एक कराऊंगा सारे समझ में आ जाएंगे। पावर बराबर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। टाइम। स्मॉल टाइम के लिए छोटा सा वर्क होगा छोटे से टाइम में, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा पावर इंटू डी टी। पावर बराबर क्या होता है वी इंटू आई। आर एम एस चल रहा है सब समझ रहे हो ना, ये सॉरी इंस्टेंटेनियस चल रहा है सब, ये वी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस। अब तुम मुझे ये बता दो डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी समझ में आ गया। वर्क सुनो, वर्क ही क्या है, वर्क ही एनर्जी है, और अपॉन टाइम ही क्या है, पावर है। चलो आ जाओ जरा, डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी समझ में आया। पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई कर दिया, और डी टी साथ में है ही। भाई साहब वी नोट आई नोट एक साथ कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी समझ में आ गया ना। इंटीग्रेशन करना तुमको, ठीक है ना, ऐसे कर दिया तो डी डब्ल्यू ना आइए, अच्छा तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू ना बनाओगे, तो इंटीग्रेशन ना करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने इसको इस फॉर्म में बदल दिया। अब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो नहीं पहले तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू तो डब्ल्यू बराबर आएगा, तो आपने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन होगा इसका, हाँ है ना। डी टी की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, डी टी की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो डी टी का इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ओके। लिमिट 0 से टी, इसका तो हो गया टी माइनस 0, वहाँ रखा टी, और जब यहाँ पे 0 रखा, देखो सोचो ये 0 रख के देखो 0 हो जाएगा ना, तो मैंने उसको जिक्र ही नहीं करा, ओके। तो उसके बाद टी माइनस 0, और ये साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, आपने बोला सुनो मेरी बात जरा, ये साइन ये ऐसे नहीं है, ये कैपिटल टी है बस, ठीक है ना, ये टैप ई ना क्या। आप मुझे बताओ साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला ओमेगा की वैल्यू बताओ जी, ओमेगा होता है ये तो 2 है ही, साइन 2 ये होता है 2 पाई अपॉन टी, और इंटू में टी से गया टी, तो कितना हो गया साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। समझे नहीं समझे, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, पक्का। तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो कितना आ गया टी माइनस 0, पक्का। तो वी नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू टी। अब ये बताओ ये क्या आया जी, ये आपका टोटल वर्क आया, पावर चाहिए जी, पावर बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो वर्क कितना आया था, आपने बोला वर्क आया था इतना, ये रहा, तो वी नोट आई नोट इंटू टी बाई 2, और अपॉन में टी पहुंचा यहाँ, टी से कटा टी, तो वी नोट आई नोट बाई 2, दिस इज द पावर एवरेज, ओके। अब आप बोलोगे जी ऐसा कैसे, इसे तुम ये नहीं कह सकते कि वी नोट इंटू आई नोट अपॉन रूट टू, तो ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई आर एम एस बराबर कितना होता है वी आर एम एस अपॉन 2, तो यहाँ कर दिया है, तो समझ में आ गया ना, पक्का। ये 2 किधर से आया है? 2 किधर से आया, कौन सा 2, ये ऊपर वाले में, ये स्क्वायर, नहीं और इसके नीचे जो है इधर ऊपर ये वाला, ये 2 कहाँ से आया, बाहर ले ली तो ऊपर कॉमन अच्छा गधी इंटीग्रेशन ना करा था, इंटीग्रेशन। अच्छा 2 नीचे, ये वाला ये मेथड ना अपनाया था, ये 2 यहाँ ना आएगा, समझ में आया। बस हम क्योंकि 2 का तो फिर भी कॉन्स्टेंट है वो, तो इसलिए हमने 2 बाहर लेते ना, वही चल रहे थे। इंटीग्रेशन यहाँ करा है आपने, हाँ वहाँ तो मैंने फॉर्मूला कन्वर्ट किया था ना, एक ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी मैंने इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना, पक्का। चलो जी ठीक है। अब आता है क्या, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, कोई अक्लमंदी नहीं है इस डेरिवेशन को करके, आप सिर्फ एक बात ध्यान रखना, हाफ एल आई स्क्वायर तुम किसी से मैच कर लेना इसको जिससे तुम्हारा मन करे, ठीक है ना। हाफ एल आई स्क्वायर, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसी हिसाब से एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये तो होगी डायरेक्ट याद करने वाली बात, फिर भी थोड़ा सा बता दूँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, ठीक है ना, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा, आप खुद पढ़ोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मान लो एक आपका एल सर्किट है, एल है, इसमें एल सर्किट में एसी सोर्स लगा, यहाँ से करंट गया, तो ये अपोज करेगा, एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप करेगा, इंड्यूस ईएमएफ इसके ही अपोजिट इतना ही सेटअप करेगा। यहाँ से कितना गया, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आपको पता है, आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है, तो सेल्फ इंडक्शन में ई बराबर कितना होगा माइनस के एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है ना। तो ई बराबर हो गया माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ये इसने अपोज करा। अब मैं तुमसे कहता हूँ जितना ये गया उतना ही वो हुआ, है ना। तो मैं कहता हूँ सपोज आई करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर एट एन इंस्टेंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई बराबर इतना हो जाएगा, है ना भाई, इंड्यूस ईएमएफ इतना होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद कहता है कि चलो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होगा तो द वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो ये तो देखो ये सोर्स है, ये क्या है, सोर्स, हमेशा जीतती सोर्स ही है, हमेशा जीतती सोर्स ही है। मान लो यहाँ से करंट गया, ठीक है जी, करंट गया यहाँ से, ओके। अब ये अपोज करेगा, लेकिन क्या सोर्स के सामने टिक पाएगा,
नहीं टिक पाएगा। तो ये वर्क करना पड़ेगा इसे आगे भेजने के लिए करंट। तो मैं कहता हूँ द वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वर्क डन करना पड़ेगा इसको किसके खिलाफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, हाँ है ना। चलो जी ठीक है, तो कितना वर्क होगा आप बोलोगे डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी टी, क्या होता है पी डी टी, ये बात हम जानते हैं। और पी बराबर कितना होता है, आपने बोला पी बराबर होता है ई आई, हाँ यही होता है ना। अब आप मुझे ये बता दो, एक एट एनी इंस्टेंट की बात चल रही, एट एनी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर कोई चेंज होने वाली चीज़ भी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये बात आप जानते हो ना। कोई टाइम के साथ साथ लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन एक इंस्टेंट तो ऐसा होगा जो वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो है ना, ठीक है ना, माइक्रो सेकंड के लिए तो रुकेगा। तो P बराबर कितना हो गया ई आई, और ये क्या डी टी, ठीक है ना, ओके। तो E की वैल्यू क्या थी एल डी आई ओवर डी टी, लेकिन सुनो E खुद माइनस में और यहाँ E भी माइनस में और E के सामने माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना, आई डी टी, ओके। अब आप मुझे बताओ हमें क्या चाहिए जी, हमारे पास E है, तो ये माइनस का कैसे फिर है, माइनस ई आई, माइनस ई आई, माइनस में कैसे है, तो ये कैसे है, मतलब ये कैसे आया माइनस में, अरे सीधी सी बात है, वर्क डन अगेंस्ट है बस, ठीक है ना। चलो उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अच्छा एल डी आई ओवर डी टी आई डी टी, ओके भाई, इसकी जगह तो एल डी आई ओवर डी टी आ गया, आई था ही आई डी टी हो गया। अब आप कहोगे जी ठीक है, एल भी है, डी आई भी है, आई भी है, अब क्या करें, हमें निकालना डी डब्ल्यू, हमें निकालनी एक्चुअल में एनर्जी, और एनर्जी बराबर होता है टोटल वर्क, क्या होता है टोटल, जो आप टोटल वर्क करोगे वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है जी होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर एल डी आई डी आई, नहीं समझे, टी टी से डी टी कट गया, एल डी आई डी आई, एल आई डी आई, तो टोटल वर्क इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट में एल आ जाएगा बाहर, हाँ है ना, तो आई स्क्वायर बाई टू, हाँ है ना, अरे भैया आई डी आई है ना, कहाँ से कहाँ, जीरो से आई नोट पीक तक जाएगा, पीक तक जाएगा तो आई, ओके, तो हाफ एल आई नोट का स्क्वायर, ओके समझ में आ गई बात तुमको। तो मैंने तुमको पहले बताया दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। सुनो बेटी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर में नहीं, हाँ नहीं होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी तो होती है, नहीं वो पावर थी जो नहीं होती, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, पावर नहीं, पावर डिसिपेट नहीं होती, पावर नहीं होती, लेकिन हाँ ये होती। तो कह रहा है कि वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, समझ में आया ना। जो ये एनर्जी इंडक्टर में कौन सी होती है, आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, समझ में आ गई बात तुमको, कि कौन सी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है इन द इंडक्टर, कितनी होती है, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो एवरेज पावर ऑफ एन इंडक्टर, एवरेज पावर कितनी होती है इंडक्टर में, एवरेज पावर इंडक्टर में जीरो, अभी तो बताया था है ना, जीरो। कैसे निकाला, आपने बोला देखो जी इंडक्टर में जो है ना करंट वो पीछे होता है, हाँ है ना, तो वी बराबर कितना हो गया, आपने बोला वी बराबर हो गया वी नोट साइन ओमेगा टी, और आई बराबर हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पीछे हो गया ना। अब जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे, समझ में आया, दोनों का प्रोडक्ट करना, पावर निकालना, तो आप करोगे पहले कहोगे डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, स्मॉल टाइम के लिए देख रहे हो, तो डी डब्ल्यू बराबर वी आई टी टी है ना, वी की वैल्यू वी नोट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू होगी इतनी आपकी, ओके। अब आपने कहा जी माइनस कैसे आ गया, माइनस कैसे आ गया ये बताओ पहले तो तुम मुझे, इसका माइनस नहीं चला गया बाहर, जो माइनस अंदर है, आप बोलोगे देखो जी सुन ले, यहाँ देख ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है ना, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि इसको, कि जी मैं तो इसको ऐसे कहूँगी कि साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, हाँ है ना, कह सकते हो ना इस बात को, अरे माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अरे हम इस बात को जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा ही तो कुछ होता है, पाई बाई टू माइनस थीटा ही तो कुछ होता है साइन, हाँ है ना, या थीटा माइनस 90 भी होता है, तो समझ गए ना। तो 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और माइनस ऑलरेडी था तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, और माइनस ऑलरेडी था तो माइनस कोस थीटा, थीटा क्या है हमारा ओमेगा टी, तो माइनस के कोस ओमेगा टी, समझे कि नहीं समझे। और आई नोट शुरू में आ जाओ तो जरा इसे देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आई नोट साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, आई नोट साथ चलेगा और ये हो जाएगा माइनस के कोस ओमेगा टी, तो आई नोट कोस ओमेगा टी। अब तुम मुझे बताओ वी नोट आई नोट ले लिया एक साथ, माइनस आ गया साइन ए कोस बी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ गए ना। इस बार फॉर्मूला बनेगा कौन सा, 2 साइन ए कोस बी का, ओके। और हम ये बात जानते हैं कि 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है कितना, वो सॉरी बी कहाँ, साइन ए ही तो है, अब बी है, कोस ए ही तो है, अच्छा हाँ, समझे नहीं समझे, अरे ए अरे ही तो है ये, तो 2 साइन ए कोस ए, साइन 2 साइन 2 है, ए है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस इंटू कोस थीटा, ओके। तो आपने कहा जी ठीक है हो गया, अरे अब तो करना ना इसमें कुछ भी। अब आपने ठीक है जी ओके, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के रेट डी टी, ठीक है ना, डी टी क्यों भूल गया मैं, ठीक है ना,
इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, ओके। साइन इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी बाई 2, लिमिट रखेंगे t 0, ओके। 0 t से लिमिट रख दी, t रख दिया, इसमें 0 रख दिया। चलो जी, इसमें t रखा, इसमें 0 रखा। अब देखते हैं क्या होगा जी। t की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। और जब दोनों जगह 2π/t रखेंगे, ये 2 ओमेगा, ये ओमेगा है ना। इस 2 ओमेगा को एक काम करो आप, इसका ओमेगा बाहर कॉमन ले लो। एक बात बता दो मुझे बेटा, ये 2 कहाँ चला गया इसका? गलती है नोट्स में थोड़ी थोड़ी। अरे 2 ना था क्या? 2 तो था ही। तो 2 ओमेगा कहाँ आएगा? बाहर कॉमन आएगा। आ गया, कितना हो गया? 2 ऑलरेडी था, 4 ओमेगा टी, और एक हो गया cos 0। समझे कि नहीं समझे? अरे 0 ना है ये, और बस बचा कौन? अब आप कहोगे जी ओमेगा की जगह 2π/t रख दिया, t से t कट गया, cos 4π। मतलब आपने आप सोल्व करके देखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। मैं तुम्हें कितने बता लूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। cos 5 - 0, cos 4π कितना होता है? आपने बोला 1 होता है भाई साहब, और ये भी कितना होता है? 1 - 1 0 तो टोटल वर्क 0, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क 0 तो टाइम है ये, तो पावर कितनी आ गई? 0। तो भाई साहब पावर कितनी आ गई? एवरेज 0। जैसे में मतलब करें तो यही याद रखना ना कि पावर 0 होती है। और नहीं तो क्या यार, ये तुम्हें ऑलरेडी याद है, डेरिवेशन तो मैंने वैसे ही करा दिया। समझ नहीं समझे? अरे भैया इंडक्टर में पावर 0, बस ये तो वीडियो के लिए कर दिया मैंने। सही बात, देख रहे वीडियो बता दो सबको, स्कीम बता दो, आ जाओ। हाँ, नोट में पावर एवरेज का मतलब होता है कि एक साइकिल में पावर, एवरेज पावर का मतलब होता है कि एक एवरेज में, एक साइकिल में पावर, ठीक है। पी एवरेज इक्वल टू होता है वी आई cos फाई। तो जिस केस में भी फाई इक्वल टू 0 होगा वहाँ पी, देखो मैंने क्या बोला, पी एवरेज बराबर क्या होता है? वी आई cos फाई होता है ना। और जिसमें भी फाई कितना होगा? 0। जिस केस में भी फाई बराबर π/2 होगा उसमें एवरेज पावर कितनी होगी? 0। एग्जाम्पल इंडक्टर और समझ में आ गया ना। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वैसे तो मैं सीधी सीधी बात बता दूं कि एनर्जी स्टोर्ड होती है ½ CV²। ये बात तुमको पहले से ही पता है, ठीक है ना? पक्का ना बताऊं, पूरा प्रूफ ना करूं, आप लोग खुद कर सकते हो। मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दे दूं, आपको देखा जाए तो वर्क निकालना है, क्योंकि वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी। हम जानते हैं V बराबर होता है Q/C। जब आप किसी बैटरी से लगाओगे तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V बराबर Q/C। तो अब आप जानते हो वर्क बराबर होगा, सीधी सी बात है, एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए चार्ज कितना होगा? छोटा सा चार्ज होगा, तो dW बराबर होगा QdV। हाँ है ना? अरे भैया W बराबर QV, तो dW बराबर QD। ठीक है ना, dW बराबर QdV, ओके। dW बराबर V की जगह क्या आएगा? Q/C, अरे क्या हो गया? dQ। मैं बहुत डायरेक्ट बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा मैं तुमसे। अब आप कहोगे dW को इंटीग्रेट कर देंगे तो W आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे तो C तो आ जाएगा बाहर, Q और dQ वेरी कर रहा है Q, तो Q²/2, हाँ है ना। तो Q² ये तो हो गया 0, Q²/2C आ गया वर्क, और वर्क फॉर्म में, ठीक है ना। और आप जब C बराबर क्या रखोगे, सॉरी Q बराबर क्या रखोगे? CV, इसको यहाँ पुट कर देना तो ½ CV² भी आ जाएगा और सारी फॉर्म भी आ जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो जो वो बिल्कुल सेम, तीनों की तीनों आ जाएंगे वो, ओके। ये आपका क्या हो गया? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सीधी सी है, लेकिन मैं तो तुमसे कहूँ डायरेक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एवरेज पावर कितनी होती है कैपेसिटर में? 0, बात खत्म। प्रूफ चाहिए जी, आ जाओ। V बराबर कितना होता है? V0 sin ओमेगा t। I बराबर प्लस क्या होता है? 90 डिग्री आगे होता है ना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे dW और PD0 सही है ना। पावर की जगह आपने रखा, देखो डायरेक्ट कर दिया मैंने, V0 I0 अलग ले लिया, और ये sin A sin B, अब फिर से sin A sin B का 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कह दिया मैंने sin, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, ये sin 90 + थीटा, हाँ है ना, 90 + थीटा है ना, तो क्या होगा? cos थीटा। समझे कि नहीं समझे? एक बात और बताओ, चलो तुम मुझे दूसरा तरीका सुनो, एक और दूसरा तरीका, या तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, देखो 2 तरीके इसके, कितने तरीके कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 90 + थीटा cos थीटा, cos माइनस क्या होता है मुझे याद नहीं है, माइनस होता है ना, माइनस। हाँ मैथ वाले तुम हो भैया, आ जाओ कोई नहीं। तो sin A cos B, नहीं cos A माइनस है ना, तो माइनस ले आओगे बाहर, तो sin A cos A का बन जाएगा ना फॉर्मूला दोबारा से, नहीं समझे? -V0 I0 sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ गए ना। sin A cos A का फॉर्मूला बन गया, वरना मैंने यहाँ क्या कर रखा? मैंने कर रखा है, ये तो sin ओमेगा t है, ठीक है, sin ओमेगा t ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया sin A + B का। समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा ना कैसे कर लो। sin A + B क्या होता है? sin A cos B cos A sin B, ठीक है ना, sin A cos B + cos A sin B, cos 90 - थीटा, ओ सॉरी cos 90 0, तो भाई साहब देखो ये वाला पार्ट कितना बन गया? 0, और ये वाला पार्ट क्या बचा? cos ओमेगा t। समझ में आ गई बात तुमको? चलो ठीक है भाई। उसके बाद
सच में साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा माइनस के होता है? पता नहीं। देखना तो मैं एक बार भाई, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं है। प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसमें कॉस माइनस में आता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा है? चलो होता होगा, मुझे याद नहीं रहते, पता नहीं क्यों नहीं रहते। आ जाओ। तो उसके बाद क्या, वी नोट आई नोट, ये तो हो ही गया, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई, अरे बनना गया साइन है साइन भी, वही बात वही ना आ गई क्या, ठीक है ना, डी डब्ल्यू, ठीक है ना, ओके ओके ओके, ठीक है ना। लिमिट रख, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करा तो कोस ओमेगा टी बन, ओके लिमिट रख दी, उसके बाद टी रखा, बस 0 आगे बस। 0, ओके ठीक है ना। चलो जी ओके, एवरेज पावर कितनी हो गई आपकी, 0। और ये हो गया आपका पावर तक चैप्टर कंप्लीट, पावर तक। अब सिर्फ ये 2 चीज़ें रह गई, 3 एलसी ऑसिलेशन, अच्छा। ट्रांसफॉर्मर एंड एसी जनरेटर, ये तीनों टॉपिक हम अभी कराए थे। वैसे मैंने 2-4 10 दिन पहले रिवीजन तीसरी बार कराया था मैंने, आई थिंक इसी का। अच्छा, इसके बंद करूँगा। हाँ ले।